अगर मैं तुमसे पूछूं इंडिया में रहने का क्या फायदा है या फिर तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो, तो हो सकता है तुम यही बोलोगे कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी वाली रोड्स है, वन ऑफ द बेस्ट डिजाइंड फ्लाईओवर्स हैं, सांस लेने के लिए प्योर ऑक्सीजन मिलती है, ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, सबसे एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो एक नंबर है, साफ नदियां और पानी, और लोग तो इतने सिविलाइज्ड कि क्या ही कहने। हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं होते, सीधे चमत्कार किए जाते हैं। हमारे रोबोट्स पूरी दुनिया में सबसे एडवांस्ड और उनको लिटरली कुंफू और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना जैसे देशों के रोबोट्स बस जातिवाद, धर्म और जय श्री राम में ही लगे हुए हैं। अब ऐसी लाइफस्टाइल जहां मिल रही है वहां कौन नहीं रहना चाहेगा। बुरा लगाना हो सकता है इन सब बातों से ऑफेंड होके बहुत लोग बोले कि भाई तुम ज्यादा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि तुम झूठ बोल रहे हो। और अगर तुम्हें सिर्फ इतने में ही बुरा लग गया तो मैं यही एडवाइस करूंगा कमजोर दिल वाले वीडियो पूरी ना देखें, क्योंकि जो बातें मैं इस वीडियो में करूंगा उसको सुनकर शायद तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम हमारे देश की कोर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और इनके रूट्स तक जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रीजन है कि इतने सारे लोग इंडिया में रहकर भी अपने देश से इतनी नफरत करते हैं और यहाँ पे एक पल भी टिकना नहीं चाहते। पहले मुझे लगता था कि इंडिया में सिर्फ पॉलिटिक्स, पॉवर्टी, रिलीजन और सबका फेवरेट सिविक सेंस, इन जैसी चीजों की ही कमी है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, मुझे ये बात समझ आ चुकी है कि इंडिया में लोअर क्लास और मिडिल क्लास को रहने का कोई हक नहीं है। और मैं इतनी एक्सट्रीम बात क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको ऐसे केसेस देख के समझ में आ जाएगा, जिसको आज के टाइम कोई भी मेनस्ट्रीम मीडिया कवर तक नहीं करना चाहता। अभी रिसेंटली द्वारका में एक ब्लैक स्कॉर्पियो ने एक 23 साल के लड़के को कुचल दिया जो कि बाइक से आ रहा था, और जो स्कॉर्पियो चला रहा था वो एक 17 साल का बच्चा था जिसके पास कोई ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं था, और साथ में उसकी बहन बैठी थी जो इंस्टा के लिए रील बना रही थी। इसलिए वो लोग स्पीडिंग कर रहे थे। और सोचो इसमें उस लड़के की क्या गलती थी जिसने अपनी जान सिर्फ इसलिए दी थी कि सामने वाला रील बना रहा था। और इससे पहले तुम लोग ये बोलो कि भाई ऐसे केस तो डेली आते रहते हैं, तो एक बार मैं उस लड़के की माँ की हालत तुम लोगों को दिखा देता हूँ। Who all can see their children like this? Who all can see? Who all can see their children like this? Tell me. Tell me. You look at my child. This is my child. I kept him like this. At last I saw him like this on the road. How horrible is this? How can I forget this last moment of my child's face? Tell me, how can I sleep? मतलब तुम सोचो साहिल की लोअर बॉडी और अपर बॉडी एकदम ट्विस्ट हो चुकी थी और वो घंटों तक वहीं पड़ा था। लोग आ रहे थे, देख रहे थे और कमेंट क्या पास कर रहे थे कि लड़का तो उल्टा हो गया। और साहिल को नॉर्मल लड़का नहीं था, वो कुछ ही टाइम में इंडिया छोड़कर अब्रॉड जाने वाला था अपने MBA के लिए। लेकिन ऑफर लेटर आने से पहले ही उसके लाइफ में बहुत बड़े गोल्स थे, उसने काफी सारे मेडल्स भी जीते थे। उसके रूम को देखकर ही हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि दिस बॉय वाज गोइंग टू बी इन बिग लीग्स। लेकिन उसके बाद भी अक्यूज्ड को जुवेनाइल कंसीडर करके 10th बोर्ड्स के लिए इंटरिम बेल दे दी गई। और ये कोई एक केस नहीं है, कानपुर लैम्बोर्गिनी केस जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें एक टोबैको बिजनेसमैन के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा ने अपनी लैम्बो से 6 लोगों को उड़ा दिया। और पुलिस उसको अरेस्ट करने की बजाय लैम्बो के साथ फोटो खिंचा रही थी और CCTV में साफ दिखाई दे रहा था कि ड्राइवर सीट से शिवम को ही बाहर निकाला जा रहा था। लेकिन कोर्ट में अचानक से एक दिन कोई मोहन नाम का शख्स आके बोलता है कि गाड़ी वो चला रहा था। एक तो ये स्क्रिप्ट इतनी बार यूज हो चुकी है, अब तो थोड़ी ओरिजिनलिटी ले आओ। और ये सब छोड़ो, जिसने गाड़ी से सबको उड़ा दिया उसी को इन लोगों ने दिल्ली भेज दिया इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। विक्टिम को नहीं, अक्यूज्ड को चोट लग गई भाई। और पुलिस जब शिवम मिश्रा के घर जाती भी है तो उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि इनका अरेस्ट वारंट तो सिर्फ गरीबों के लिए काम करता है, अमीरों के लिए थोड़ी। और ये पी के गाड़ी चला रहा था, इसलिए पुलिस वालों ने 24 घंटे तक ब्लड टेस्ट ही नहीं किया कि पहले छोटे साहब मूत के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल दें, उसके बाद टेस्ट लेते हैं। और अगर ये दरिंदे तुमको रोड पे ना भी कुचले तो सरकार ने इंतजाम कर रखा है तुमको मारने का। बीच रास्ते में 20 फीट का गड्ढा खोद के ये लोग कट लेते हैं, और फिर अगर कोई उसमें गिर के मर जाता है तो इनके लिए बस एक और दुखद घटना बन के रह जाती है। और लोग भी इतने अंधे हैं अपने फेवरेट नेता के लिए कि इसमें भी वो लोग मरे हुए इंसान को दोष दे रहे हैं। मैं MBA का स्टूडेंट हूँ जी। आपने शुरू में ही बोला कि छोटी मोटी घटना होती, कोई व्यक्ति इस तरीके से गिर के मर गया और आप कह रहे हो छोटी मोटी घटना। आप एक बात बताओ, स्कूल के बच्चों को कौन देता है? स्कूल के बच्चों को बाइक कौन देता है चलाने को? स्कूल में पढ़ता था। हाँ जी, आप इंफॉर्मेशन लेके आओ, उसके बाद बात करो। वो स्कूल में पढ़ता था भाई। किसने इधर आ जाओ, आप आ जाओ, छोड़ो छोड़ो। किसने बोली? आपके पास देश जो है ना, देश ऐसे मूर्ख लोगों की वजह से बर्बाद, ऐसे मूर्ख लोगों की वजह से। तो अगर सिर्फ इन सारे केसेस से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तो अब जो मैं बताने वाला हूँ उससे तुम्हारा दिल दहल जाएगा। इंदौर में एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी बुरी तरीके से मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सेक्स से मना कर दिया। पीयूष ने पहले जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब लड़की ने रेजिस्ट किया तो उसने उसको इतनी जोर से चाकू मारा कि उसका ब्लेड तक टूट गया। और वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता है, उसको मारने के बाद वो बाहर जाता है, बियर लेकर आता है और बॉडी के साथ बियर पीता है, और उसके बाद वो नेक्रोफिलिया करता है, मतलब लाश के साथ सेक्स। और इसके बाद भी जब वो पकड़ा गया तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा था। क्या हुआ था? क्यों मारा? तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा?
कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। और आपको पता है इन सारे केसेस में क्या कॉमन है? इन विक्टिम्स के साथ जो हो गया उसे हम लोग 10 दिन में भूल जाएंगे और इन दरिंदों को कोर्ट गिल्टी प्रूफ करने में 10 साल लगा देगी, या फिर इनके पॉलिटिकल या पैसे वाले बैकग्राउंड को देखकर इन्हें रिमोर्स के ग्राउंड पे बेल दे देगी और फिर से ये लोग बाहर निकलकर किसी को भी रौंद के चले जाएंगे और हम और आप बस बैठकर इसको देखेंगे और डिस्कस करते रह जाएंगे। इसीलिए जब कोई भी आज के टाइम बोलता है कि इंडिया में सेफ्टी को लेकर बहुत इश्यूज हैं, तो वो एंटी नेशनल नहीं बन जाता, वो बस अपनी सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इस पूरे करप्ट सिस्टम में सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास ही पिसता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं बाहर जाके सेटल होने के लिए। और इंडिया का एक ट्रेंड कभी नोटिस करना, जो लोग बहुत पैसे कमा लेते हैं और रिटायर होने का सोचते हैं, वो सबसे पहले इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। मतलब वो सारा पैसा फेम यहाँ कमाते हैं, लेकिन जब अच्छी लाइफस्टाइल की बात आती है तो वो यूरोप में जाके सेटल हो जाते हैं। विराट कोहली का एग्जांपल ले लें तो वो भी इन्हीं सब रीजंस की वजह से लंदन में सेटल हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छी क्वालिटी वाली लाइफस्टाइल वो बाहर ही जी सकते हैं और वहां के लोग लिटरली विराट को पहचान तक नहीं रहे। लेकिन यही सेम काम वो यहाँ नहीं कर सकता। अगर वो गलती से बाहर निकल गया तो लोग उसे मक्खियों की तरह घेर लेंगे। यहाँ के लोग सेलिब्रिटीज को लिटरली भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो देखा जाए तो प्राइवेसी और सेफ्टी नाम की चीज बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे, इसलिए लोग फेड अप होकर देश छोड़ देते हैं। और ये मत सोचना कि सिर्फ सेलिब्रिटीज ही देश छोड़ के जा रहे हैं। हर साल 2 लाख से ज्यादा इंडियंस अपनी सिटीजनशिप छोड़ के दूसरे देश के परमानेंट रेसिडेंट बनते जा रहे हैं। और जो लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ते हैं वो कुछ ऐसे सेलिब्रेट भी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अब एक नया जन्म ले लिया है, उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है और उनको अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने को मिलेगी। क्योंकि जो चीज बाहर के देशों में एकदम बेसिक है वो यहाँ पे एक लग्जरी है। जापान में अगर तुम व्हाइट सॉक्स पहन के चलते हो तब भी वो गंदा नहीं होता है, और इंडिया में क्या होगा उसको तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। जापान में अगर तुमको पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन चलाना है तो वहां पे तुम ऐसे घटिया पोस्टर्स और बिलबोर्ड नहीं लगा सकते। एक छोटी सी जगह पे सारे कैंडिडेट्स अपने प्रमोशन कर सकते हैं बिना पब्लिक को डिस्टर्ब किए। लेकिन यहाँ पे डिस्टर्ब करना तो छोड़ो, एम्बुलेंस में आदमी को लाश बना देंगे, लेकिन नेताजी का काफिला निकलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब तक बिल बोर्ड, हाईवे, पेशाब वाली दीवारें और यहाँ तक कि सुलभ शौचालय में हमारे डैशिंग नेताजी का सुर्ती खाते हुए काले चश्मे में फोटो न डाला जाए, तब तक पता कैसे चलेगा कि हमारा देश कितना एस्थेटिक है। लेकिन हम जाए तो जाए कहाँ? अगर कोई देश छोड़कर जाता भी है तो उसे एयरपोर्ट पे ही कैदी बना लिया जाता है और उसको कुछ ऐसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है। हम रात 11 बजे तक वहीं स्मोकिंग रूम में बैठे रहे, बट मेरा सेक्शन एकदम किसी जेल जैसा लग रहा था। एकदम गंदा वॉशरूम था, बहुत भयंकर स्मेल आ रही थी। लेटने के लिए एकदम 2 सेंटीमीटर पतला मैट्रेस था और एक ईंटे जैसी पिलो थी जिसको सर के नीचे लगा लो तो गर्दन दुख जाए। और जो खाना 5 बजे आया था वही डिनर था, यह हमें बाद में पता चला। चाइनीज लोग जो कि कुछ भी खाने के लिए जाने जाते हैं, वो लोग तक इस खाने को हाथ नहीं लगा रहे थे। फाइनली सुबह हुई और तब तक भी हमारे पास कोई एश्योरेंस नहीं था कि क्या होने वाला है। अब हमें इस तरीके से जलील क्यों होना पड़ता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमारा पासपोर्ट वीक है, लेकिन इससे बड़ी भी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा रेसिस्ट हैं इंडियंस के अगेंस्ट, जिसमें साउथ कोरिया और चाइना सबसे टॉप पे आते हैं। और उस साइड ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा कॉमन है। चाइना ने भी ऐसी ही हरकत की थी, जिसमें उन्होंने एक लड़की को डिटेन कर लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से थी। तुम खुद देखना, हम चाहे जितना बोल रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे बाहर ही क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? अब IIT IIM हैं अच्छे कॉलेजेस, लेकिन सबको तो वहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता। तो क्या जो लोग इन दोनों कॉलेजेस को क्रैक नहीं कर सकते, उन्हें अच्छी एजुकेशन और जॉब का कोई हक नहीं है? तुम खुद सोचो ये कितना वियर्ड साउंड करता है कि अगर तुम्हें एक डिसेंट जॉब भी चाहिए तो तुम्हें ऐसे टॉप टियर कॉलेजेस को ही क्रैक करना पड़ेगा, वरना यू डोंट डिजर्व टू बी एजुकेटेड। इसलिए पॉलिटिशियंस के सारे बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, क्योंकि इतने टफ एग्जाम्स को क्रैक करना उनके बस की बात तो है नहीं। और बाहर जाने के बाद भी फिर ये लोग पूरी तरह से एंटी इंडिया बन जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैसे एक बीजेपी पॉलिटिशियन की बेटी बाहर जाके एक पाकिस्तानी लड़के को डेट कर रही है, बीफ खा रही है, प्रो पैलेस्टाइन और एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रही है, और बाप यहाँ पे धर्म के नाम पे वोट बटोर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कुछ अच्छा भी होता है इस देश में, तो कुछ गंवार पॉलिटिशियंस के दल्ले आके उस पर भी पानी फेर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया का नाम ग्लोबल लेवल पे जा रहा था। ये जो रिसेंट AI समिट हुआ था, जिसका मकसद था इंडिया की AI इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करवाना, उसी समिट में कांग्रेस के चमचे वहां घुस के अपनी चड्डी बनियान उतार के प्रोटेस्ट करने लग गए। मतलब मुझे बस ये बात समझ नहीं आ रही कि नंगे लोगों को और नंगा होने की क्या जरूरत है। और इन दल्लों ने अकेले नाक नहीं कटाई है। मैक्सिमम स्टार्टअप्स को कोई मतलब नहीं है AI से, और ना उसका कोई आइडिया है, लेकिन उन्हें बस इस रैट रेस और ट्रेंड में बने रहना है सोशल वैलिडेशन के लिए। तो ये लोग किसी भी चीज में AI घुसा देते हैं। पूजा करनी है AI से कर लो। एक AI दिया बनाया है जो कि जय श्री राम बोलने पे ऐसे जल जाता है। ये बिना तेल के जलता है। इसमें से 3.7 वोल्ट की बैटरी लगी है, माइक्रोफोन लगा जिससे उसका सेंसर कनेक्शन है। और इन सब से तो फिर भी डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं हम लोग, लेकिन इन गलगोटिया वालों ने सिंगल हैंडेडली कांग्रेस के साथ साथ 125 करोड़ लोगों की भी चड्डी उतरवा दी। इन्होंने एक चाइनीज रोबोट खरीदा जो कि आराम से कोई भी 2 लाख में ले सकता है, और उसको अपना इनोवेशन बता के समिट में पेश कर दिया। उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई तो चाइना वालों ने भी इसके बहुत मजे लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, AI समिट में कार्डबोर्ड से बने हुए प्लेन
और 100 का ड्रोन जो कि 40,000 रुपए में आराम से मिल जाता है। ये सब भी इन गलफेकिया वालों ने अपने इनोवेशन बोल के बेचे हैं, जिसमें इन्होंने 350 करोड़ रुपए लगा दिए। लेकिन ये लोग शायद एक बात भूल गए कि पूरी दुनिया ने अपनी डिग्री गलगोटिया वालों से नहीं ली है जो हर चीज में चूतिया बन जाएंगे। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनके पास सोचने की क्षमता है, और ऐसे ही लोगों की वजह से इस समिट में जो कंपनी ने सच में AI और रोबोटिक्स पे इन्वेस्ट करके हर चीज मैन्युफैक्चर की थी, उनको भी लोग कमेंट में गाली दे रहे थे कि ये लोग भी चाइना का माल उठा के ले आए और बस लाल पेंट कर दिया। तो बेशक हमने इस समिट में 100 अच्छी चीजें दिखाई होंगी, लेकिन बस एक खराब चीज की वजह से अब कोई भी उन 100 अच्छी चीजों को नोटिस नहीं करने वाला। लेकिन क्या कभी तुम लोगों ने सोचा है कि आखिर हम ऐसे क्यों हैं? क्यों हम कभी चाइना की तरह सोच नहीं सकते, उनकी तरह इनोवेट नहीं कर सकते? तो इसका सबसे बड़ा रीजन भी ऐसे गलफेकिया कॉलेजेस ही हैं। एक बार खुद अपनी आंखों से कंपैरिजन कर लो कैसे चाइना अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में एक करिकुलम फॉलो करता है, जिसकी वजह से वहां इतना टैलेंट निकलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया के कुछ कॉलेजेस एक्सपोजर के नाम पे सिर्फ ट्वर्क करना और एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पे स्ट्रिपिंग करना सिखाते हैं। मतलब ये वीडियोस किसी नॉर्मल इंसान को दिखाओगे तो उसे भी एक बार लगेगा कि कोई ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। वो समझ ही नहीं पाएगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है या स्ट्रिपर्स बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि चाइना बार बार यही बोलता है कि वेस्टर्न कल्चर एक वायरस है, लेकिन हमारे यहाँ इन सब चीजों को एम्पावरमेंट और फ्रीडम से एसोसिएट किया जाता है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें सूट भी उन्हीं लोगों पे करती हैं जिनके पास थोड़ा बहुत IQ होता है, क्योंकि हर एप्स्टीन अपने आप को आइंस्टाइन ही समझता है। और इसमें भी अब कुछ लोग आके बोलेंगे कि भाई कांग्रेस के टाइम पे तो हालत इतनी बदतर थी, तब क्यों नहीं बोलते थे? तो उस टाइम पे मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आया था और मैं स्कूल में था, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस के टाइम पे हालत कितनी बदतर थी। लेकिन अभी के टाइम हालत बेशक बहुत ज्यादा सुधरी है, बट दिस इज नॉट इनफ। और ये जितने भी लोग यहाँ पे देशभक्ति का ज्ञान देते हैं ना, वो सिर्फ मजबूरी के देशभक्त हैं। इनको एक मौका दे दो बाहर जाके सेटल होने का, यहाँ से भागने के बारे में ये लोग एक बार भी नहीं सोचेंगे। वो तो बस इनकी मजबूरी है, इनके पास इतने पैसे और रिसोर्सेज नहीं है यहाँ से निकलने के। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे लोग बोलते हैं कि उन्हें अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार है, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कोई यहाँ पे टिकना नहीं चाहता। ये सारे NRI भी यही बोलते हैं कि हमें इंडिया की बहुत याद आ रही है। वो वापस आते हैं, वापस आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, फिर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे वो लोग जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वहां पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे बहुत क्योटिक है चीजें। वो सिर्फ बोलते हैं कि हमें इंडिया पसंद है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, तो वापस आके क्यों नहीं रह रहे हो? क्यों यूरोप और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सेटल लो, क्योंकि वहां तुमको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वहां तुमको अच्छा काम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, वहां पे वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है। यहाँ पे कोई वर्किंग आवर्स है ही नहीं, कंपनी तुमको यहाँ पे चूस लेती है। तुम यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं, एक लेबर की तरह ट्रीट किए जाते हो। 9 to 5 बस बोला जाता है, लेकिन ये काम 9 to 9 ही होता है। उसके बाद भी जब तुम घर पहुंचोगे तो बॉस तुम्हें कॉल कर देगा कि ये काम करके दो, भाड़ में जाए तुम्हारी बीवी, भाड़ में जाए तुम्हारे बच्चे। वर्क लाइफ बैलेंस ये क्या होता है? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल पीस सब गया तेल लेने, और पैसे कितने मिल रहे हैं? वही 25,000 रुपये महीना। तो बस फर्क सिर्फ इतना है कि बाहर तुम जॉब करते हो और इंडिया में दिहाड़ी। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, तुम अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी चीज़ें मिस ना हो फ्यूचर में। तुम में से 90% लोग अभी भी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा मत करो, सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, क्योंकि इस साल के एंड तक मेरा भी मिलियन का टारगेट है, तो हो सके तो उसमें मेरी हेल्प करने की कोशिश करो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मुझे मत भूलना, ठीक है। मेरा हैंडल है @ironboss221b, ठीक है। नीचे लिंक भी मिल जाएगा तुमको हर चीज़ का, अपने हिसाब से तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।